एक दिन राधा घर आई तो बहुत खुश दिख रही थी। उसका अब कैरियर सेट हो गया था। वो भारत में ही किसी विदेशी कंपनी में कुछ दिनों पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें वह पास हो गई थी और उसका आज जॉब के लिए सिलेक्शन पक्का हो गया था। घर में जब उसने ये बात बताई तो घर में उसकी माँ बहुत खुश हुई। वसुधा जी अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए उसे बचपन से ही अच्छे विचारों के साथ रूबरू कराया था। उसकी नौकरी मिलने पर वसुधा जी जितना खुश थी उतना उनके बेटों को खुशी न हुई। उनके बेटे को हमेशा लगता कि उसकी बहन को कोई नौकरी नहीं मिलेगी और इसीलिए बेटों ने हमेशा अपनी बहन को पढ़ाई में उत्साहित ना करके उसे घर के काम संभालने के लिए कहा। राधा को अब हर महीने 50,000 रुपये सैलरी के रूप में आने लगी। इससे ज्यादा खुशी की बात हो भी क्या सकती थी कि वसुधा जी की बेटी अब अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन गई है। वसुधा जी की अपनी एक छोटी सी बुटीक थी और वहाँ की बिक्री से जो पैसे आते वह उन्हें अपने बेटों के बैंक अकाउंट में जमा करती रहती। वसुधा जी का बड़ा बेटा बेंगलुरु में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा वसुधा के पास रहकर उनकी देखरेख करता। बेटों की नौकरी लगते ही उनके लिए रिश्ते आने लगे। वसुधा जी के पति के गुजर जाने के बाद वसुधा जी ने अपनी बुटीक खोल ली थी और उसी से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करी थी। उनके मुश्किल की घड़ी में जब उनका साथ कोई नहीं दिया तब उन्होंने हार नहीं मानी और खुद के बलबूते उन्होंने अपने बेटे बेटियों को इस काबिल बनाया कि वह अपने आने वाले बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके। राधा के ऑफिस में जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता तो राधा अपनी माँ को उस कार्यक्रम में ले जाती, पर जब छोटा बेटा अनिल के ऑफिस में कोई कार्यक्रम होता तो वह अपने दोस्तों के साथ ही जाता। उसे अपनी माँ को ले जाने में शर्म आती क्योंकि उसे लगता कि उसकी माँ पुराने ज़माने की है और जिन्होंने आज तक अपने बैंक अकाउंट न खोला हो उन्हें वह अपने दोस्तों से क्या मिलवाए। उनकी माँ सब समझती थी पर कभी भी अपने बेटे के सामने इसके बारे में दुख प्रकट नहीं की। उनका मानना था कि ईश्वर की कृपा होगी तो उनके बेटों को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। पति के गुजर जाने के बाद वसुधा जी के बेटी ने ही उनका ख्याल रखा। वसुधा जी की बुटीक जैसे जैसे गति पकड़ने लगी वैसे वैसे अब उनके मन से पति के चले जाने का दुख मिटता गया। अब वो अपने आप को बुटीक में ही झोंक कर रखी थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया और अब जाकर दोनों बेटों और बेटी को नौकरी मिलने की खुशी उन्हें प्राप्त हुई। अब वसुधा जी ने अपने बेटों के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। आखिरकार एक रोज उन्हें उनकी मनपसंद की बहू मिल ही गई और उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल की शादी कर दी। बड़े बेटे की शादी उन्होंने बाद में करने की अब ठानी। शादी तो बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। शादी में आए सारे लोगों ने वसुधा जी की बहुत प्रशंसा की। इस तरह उन्होंने अकेले ही अपने बेटों की अच्छी तरह परवरिश कर अब उन्हें सांसारिक बना दिया था। अब बहू के घर आते ही वसुधा जी थोड़ी निश्चिंत हो गई और घर का कार्यभार बहू को सौंपकर अब खुद के बुटीक को संभालने लगी। इधर अनिल अपने काम में व्यस्त रहने लगा। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। अनिल अब खुद का मकान खरीद कर अपनी पत्नी के साथ अलग होना चाहता था तो उसने एक रोज माँ से कहा, माँ मैं सोच रहा था कि मैं और रेखा अपने कमाई से एक मकान खरीद कर उसमें शिफ्ट हो जाएं। मैंने ऑफिस के सामने ही एक मकान देख रखी है। ये घर ऑफिस से बहुत दूर हो गया है और मैं ऑफिस जाते आते में ही थक जाता हूँ और इसी कारण मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब रहती है। बहन राधा को भी उसकी कंपनी विदेश भेज देंगे कुछ ही दिनों में और बड़े भैया बेंगलोर में ही रहते हैं, इसलिए अब आपका ख्याल रखने वाला तो कोई होगा नहीं, तो मैं आपको एक वृद्धाश्रम शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। इतना सुनते ही वसुधा जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों की मदद कर सके और आज वही बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। वसुधा जी यह सब सुनकर भी चुप रह गई। बेटी राधा को जब यह बात पता चली तो वह दौड़कर माँ के पास आ गई और कहने लगी कि माँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करा कीजिए। तुम्हारे इन दोनों बेटों का कोई भरोसा नहीं, कब इनकी नीयत बदल जाएगी। तुमने इन पर इतना विश्वास किया और आज देख रही हो इन बेटों ने तुम्हें अकेला छोड़कर आराम से जिंदगी जीने चले हैं। बड़े भैया को जब से जॉब मिली है वो तो आपको आज तक एक हफ्ते के लिए भी देखने नहीं आए, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। माँ का तो ख्याल उन्हें तो आता ही नहीं है और आपका लाडला छोटा बेटा तो
उनसे भी आगे निकल गया और आपको अभी वृद्धाश्रम भेजने की बातें कह रहा है। मैंने तो आपको कहा था कि जब से भाभी घर में आई है तब से अनिल भैया बदल गए हैं। बेटे की बात सुनकर उन्हें अब एहसास होने लगा कि उन्होंने अपने पैसे बेटे के अकाउंट में रखकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, ये बात तो उन्होंने पहले भी महसूस की है कि बहू के आने से अनिल कुछ बदल सा गया है। पहले माँ के लिए दवाई ले आता था, उन्हें महीने में 2-3 बार डॉक्टर के पास लेकर जाता था, पर अब अपने काम का हवाला देकर उन्हें न तो डॉक्टर के पास ले जाता है और न ही उनकी दवाइयाँ समय पर लाता है। अनिल के बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। अनिल का बेटा निखिल अब स्कूल भी जाने लगा था। निखिल अपनी दादी के पास बहुत समय बिताता। निखिल का यह लगाव देखकर वसुधा जी उसे अपने से दूर कभी नहीं करती। निखिल अपनी दादी से बहुत ही घुल मिल गया था। दादी उसे शाम को खेलने के लिए पास के पार्क में लेकर जाती और जब कभी मेला बैठता तब निखिल के जिद करने पर दादी उसे मना नहीं कर पाती। एक दिन वसुधा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब निखिल को अपनी माँ से ज्यादा उसे इलाज में होने वाले खर्चे की फिक्र होने लगी। उसकी पत्नी रेखा उससे बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा देरी न करते हुए इस बुढ़िया को किसी वृद्धाश्रम पहुंचा आते हैं, पर तुम हो कि मेरी बातों को कानों में ही नहीं लिए। अब भुगतो। इलाज के लिए अब 5 लाख की जरूरत है। अब तुम कैसे इन पैसों का जुगाड़ लगाओगे? पहले अगर मेरी बात तुमने सुनी होती तो आज ये आफत ना आती और तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम वाले अभी देख रेख करते। तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी माँ का घर वैसा ही पड़ा है, उन्हें हम बेच देते हैं और वहाँ से आए पैसों को हम उनके इलाज में ले लेंगे और उनके ठीक हो जाने के बाद हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे तो कैसा रहेगा? यही एक उपाय है जो मैंने सोच रखी है। अभी इस बुढ़ापे में उन्हें हम अपने बच्चों के खातिर अपना जमा पूंजी उनके इलाज में खर्च नहीं कर सकते हैं। जो पैसे उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाले थे उसे तो मैंने एफडी बनाकर रख दिया है, तो उसे तोड़ने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं होता। राधा वहीं खड़ी हुई अपने भैया भाभी की बातें सुन रही थी। उसने अब गुस्से में अपने भैया से कहा, शर्म आती है तुम्हें मुझे अपने भैया कहने में भी? जिस माँ ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन सको और तुम हो कि उन्हीं के घर बेचकर उनका इलाज कराना चाहते हो। तुम्हें उनकी इलाज का दायित्व लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पैसों से माँ की इलाज करवाऊंगी और तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मैं उस घर को बिकने नहीं दूंगी। राधा ने अपने अकाउंट में से 5 लाख अस्पताल वालों को ट्रांसफ़र कर दिया और माँ का इलाज पूरा होते ही वो उन्हें घर ले आई। अब राधा ऑफिस के साथ साथ अपने माँ का खूब ध्यान रखती। उसे समय पर दवाइयाँ और भोजन देने के लिए उसने एक कामवाली को घर में लगाया। अभी भी उसके भैया भाभी वहीं रहते, पर अब वसुधा जी से उनकी बोलचाल कम हो गई। माँ जी ऊपर के कमरे में ही रहती और नीचे कमरे में अनिल और उसकी पत्नी रहा करते। 6 महीने बाद अब माँ जी पूरी तरह स्वस्थ हो उठी, पर अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बुटीक चला सके। दादी दादी कहते हुए निखिल उनके कमरे में आ जाता और कहानियां सुनाने की जिद करता। वसुधा जी उसे कहानियां सुनाती और निखिल कब उसके गोद में सो जाता उन्हें ही पता न चलता। एक रोज निखिल ने अपने पापा को फोन पर बात करते हुए सुना, हाँ वकील साहब, आप सब जमीन के कागजात तैयार रखिए। मेरे दोस्त को मैं यह घर बेच दूंगा और मैंने वृद्ध आश्रम में माँ जी का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। कुछ ही दिनों बाद मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा, तब तक आप कागजात पूरी तरह से तैयार करके रखें। इतना सुनते ही निखिल अपने पापा से प्रश्न कर बैठा, पापा यह वृद्धाश्रम कौन सी जगह है जहां आप दादी को ले जाना चाहते हैं? अनिल अब अपने बेटे से क्या कहता? वह चुपचाप खड़ा रहा और निखिल ने फिर से कहा, अच्छा आज दादी बूढ़ी हो गई है इसलिए उन्हें अच्छे घर में ले जाने के लिए आप कह रहे हैं ना? मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब आप बूढ़े होंगे तो मैं भी आपको वृद्धाश्रम में भेजने का प्रयास करूंगा। वहां तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपने बेटे के इस बात को सुनकर अनिल को अब समझ में आ गया कि वह क्या भूल करने जा रहा था। वहां खड़ी उसकी पत्नी को भी अब एहसास हो गया कि वे दोनों जो करने जा रहे थे उसे कोई भी माता पिता माफ नहीं करेंगे। जो बात राधा ने कभी अपने भैया को न समझा सकी वो इस छोटे से निखिल ने एक बार में ही समझा दिया। अनिल और रेखा अब माँ जी के कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब किस मुंह से माफी मांगे। उसके आंखों से निर्जर आंसू बह जा रहे थे। माँ तो माँ होती है, ऐसी बातें उन्हें समझने में देर ना लगी।
उन दोनों को अंदर आने को कहा। मैं समझती हूँ बेटा, तू किस लिए मेरे पास आया है। मुझे तो एक बार ऐसा लगा था कि मेरी परवरिश हार गई है, पर आज मैं गलत सिद्ध हो गई कि नहीं, मैंने तेरी परवरिश में कोई गलती नहीं रखी थी। रो मत बेटा, आंसू पोंछ ले, मैंने तुझे माफ किया। आखिर एक माँ अपने बच्चों की गलतियां तो बचपन से माफ करती आती है, तभी तो वो माँ कहलाती है। चल हम सब मिलकर अब खाना खा लेते हैं। इतना कहकर वसुधा जी नीचे उनके साथ खाना खाने को उतर आई और निखिल दादी को फिर से कहानियां सुनाने की जिद करता हुआ उनसे लिपट गया। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।